भारत के राष्ट्रपतियों की सीरीज़ मिस्टर प्रेसिडेंट के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे इंदिरा गांधी ने बिहार के गैर कांग्रेसी सीएम से जाकिर हुसैन को सपोर्ट करने के लिए अपील की और उनकी अपील का असर भी नतीजों में साफ दिखाई दिया। कांग्रेस की तय सदस्य संख्या से ज़्यादा वोट जाकिर हुसैन को मिले। और अब आगे की कहानी। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस में नेतृत्व के लिए मारामारी थी। नेहरू के वफादार कांग्रेसियों को इंदिरा गांधी में भविष्य दिख रहा था, मगर क्षेत्रीय कांग्रेस नेताओं का एक खेमा, जिसे सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था, इंदिरा गांधी के खिलाफ था। सिंडिकेट में के कामराज, एस निजलिंगप्पा, एस के पाटिल, अतुल्य घोष और संजीवन रेड्डी जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। सिंडिकेट ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री पद पर बैठा दिया था। इससे एक समस्या और खड़ी हो गई कि पावर सेंटर कहाँ रहेगा, सत्ताधारी पार्टी के पास या पीएम के नेतृत्व वाली सरकार के पास। नेहरू जब तक प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस का अध्यक्ष उनकी छत्र छाया में रहा। बतौर प्रधानमंत्री शास्त्री को कांग्रेस में ताकत सिंडिकेट से मिल रही थी। सारे समीकरण ठीक से बैठ पाते उससे पहले ही लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। सिंडिकेट को फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए किसी को चुनना था। नेहरू सरकार में वित्त मंत्री रहे मोरारजी देसाई ने फिर से दावा ठोका, लेकिन वह सिंडिकेट को पसंद नहीं थे और इसकी वजह थी उनका मनमौजी होना। सबको लगता था कि अगर ये प्रधानमंत्री बन गए तो इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तभी एक और प्रस्ताव आया कि के कामराज को पीएम बनाया जाए, मगर उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि नो हिंदी नो इंग्लिश, तो पीएम कैसे बना जाए। देसाई की दावेदारी को काउंटर करने के लिए मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम द्वारका प्रसाद मिश्र ने कामराज को सुझाया कि सिंडिकेट की तरफ से इंदिरा गांधी का नाम आगे बढ़ाया जाए। लोगों के जहन में और कांग्रेस के भीतर भी नेहरू की यादें ताज़ा थीं। शास्त्री ने भी इंदिरा को अपनी कैबिनेट में जगह दी थी। इंदिरा के नाम को देसाई ने चुनौती दी, मगर कांग्रेस के भीतर उनकी चल नहीं पाई। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। सिंडिकेट ने 2 प्रधानमंत्रियों के लिए किंग मेकर की भूमिका निभाई और किंग मेकर बने के कामराज। तो अब इस समूह को लगने लगा कि सरकार पर उनका प्रतिनिधित्व हर हाल में होना चाहिए। इंदिरा गांधी को यह नागवार गुजरता था कि कोई उन्हें रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश करे। प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे बैठे इंदिरा गांधी को बेड़ियों में जकड़ने का एहसास होता था। और इसी बीच 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस जीत तो गई, मगर कई राज्यों में उसकी पकड़ कमज़ोर हो गई। चुनाव के बाद सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को मजबूर किया कि वो मोरारजी देसाई को डिप्टी पीएम का पद दें और साथ में वित्त मंत्रालय भी दें। 1967 के मध्य में इंदिरा ने 10 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। वह सरकार की आर्थिक नीति पर अपनी स्वतंत्रता जाहिर करने लगी थी। इंदिरा के स्वच्छंद होने से पार्टी नेतृत्व उनसे चिढ़ने लगा। इंदिरा के पर कतरने की तैयारी होने लगी। इधर इंदिरा गांधी भी कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी से सीधा मुकाबला शुरू होने का इंतजार कर रही थी। दोनों को मौका मिला मई 1969 में। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का 3 मई 1967 को निधन हो गया। उपराष्ट्रपति वी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इस वक्त तक भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अकस्मात निधन या अचानक पद छोड़ने के बाद कोई प्रावधान नहीं था। संसद से कानून पास हुआ कि ऐसी स्थिति में भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। 1969 से पहले तक उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति बनाने की परंपरा थी। हालांकि सिंडिकेट ऐसा नहीं चाहता था। के कामराज ने पासा फेंका। उन्होंने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि वे राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार नामित हो जाएं। लेकिन इंदिरा गांधी की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, मगर वह समझ ज़रूर गई थी कि यह चुनाव पार्टी में उनकी हैसियत तय करने वाला है। सिंडिकेट की तरफ से तत्कालीन लोकसभा स्पीकर नीलम संजीव रेड्डी का नाम तय किया जा चुका था। रेड्डी और सिंडिकेट की करीबी जगजाहिर थी। 11 जुलाई 1969 को कांग्रेस के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। उस बैठक में इंदिरा गांधी ने वेटरन दलित नेता जगजीवन राम का नाम सुझाया। जब इंदिरा गांधी का सुझाया नाम खारिज हो गया तो उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति होने तक फैसला टाल दिया जाना चाहिए। हालांकि निजलिंगप्पा ने 6 सदस्यीय बोर्ड में जबरन वोटिंग कराई। नतीजा ये हुआ कि 4-2 से सिंडिकेट के पक्ष में फैसला जीत लिया गया। कांग्रेस ने संजीवन रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी समझ गईं कि यह कदम उन्हें पीएमओ से बाहर करने और मोरारजी देसाई को पीएम बनाने के लिए उठाया जा रहा है।
वह नाराज़ होकर बंगलौर के लिए रवाना हो गईं। और इधर उपराष्ट्रपति रहे वीवी गिरी ने ऐलान किया कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। इंदिरा गांधी को इसमें एक मौका दिखाई दिया। इंदिरा गांधी जानती थी कि कांग्रेस उम्मीदवार से इतर वीवी गिरी का समर्थन करने के लिए उन्हें पार्टी में धमक बनानी होगी, और उन्होंने यह बड़ी चालाकी से कर भी दिखाया। रेड्डी को आधिकारिक कांग्रेस उम्मीदवार मानने पर मजबूर किए जाने के कुछ दिन के भीतर ही इंदिरा गांधी ने 16 जुलाई को देसाई को वित्त मंत्रालय से बाहर कर दिया। 20 जुलाई को अचानक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का ऐलान कर दिया गया। वह आखिरी आदेश था जो कार्यकारी राष्ट्रपति रहते हुए वीवी गिरी ने साइन किया था, और उसके बाद वह निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर आए। इधर इंदिरा गांधी ने भी रेड्डी के लिए नामांकन दाखिल कर दिया, मगर कांग्रेस पार्टी के सांसदों के लिए व्हिप जारी नहीं किया। बतौर प्रधानमंत्री पार्टी की संसदीय पार्टी की मुखिया होने के नाते इंदिरा गांधी चाहती तो व्हिप जारी कर सकती थी, मगर उनके इरादे कुछ और थे, जिनकी भनक सिंडिकेट को भी लग चुकी थी। सिंडिकेट को यह अंदेशा तो था कि गांधी शायद गिरी के समर्थन में आ सकती हैं। विपक्ष ने सीडी देशमुख के रूप में साझा उम्मीदवार उतारा था। निजलिंगप्पा से चूक यह हुई कि वह मुख्य विपक्षी दलों स्वतंत्र और जनसंघ के पास पहुंच गए। उनसे कहा कि दूसरी वरीयता का वोट रेड्डी को दें। इंदिरा ने फौरन आरोप लगाया कि सिंडिकेट ने उन्हें आपदस्थ करने के लिए सांप्रदायिक ताकतों से समझौता कर लिया है। अब उन्होंने खुलकर गिरी का समर्थन करना शुरू कर दिया। वोटिंग की रात से ठीक पहले इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के सांसदों से अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने के लिए कह दिया। कुल 8,36,337 वोट पड़े। जीत के लिए 4,18,169 से ज़्यादा वोट चाहिए थे। वीवी गिरी को 4,01,515 वोट मिले और रेड्डी को 3,13,548, मतलब दूसरी वरीयता के वोटों की ज़रूरत थी। एक के बाद एक लिस्ट में नीचे से उम्मीदवारों के नाम हटते चले गए और उनकी दूसरी वरीयता के वोट टॉप 2 में जुड़ते चले गए। अंत में वीवी गिरी को 4,20,077 वोट मिले और रेड्डी को केवल 4,05,427 वोट मिले। नतीजों में इंदिरा की अपील की झलक दिखाई दी। 163 कांग्रेस सांसदों ने वीवी गिरी को वोट किया। 17 में से 11 राज्यों के इलेक्टोरल कॉलेज में भी गिरी को बहुमत मिला। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वीवी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत गए थे। देशमुख से ट्रांसफर हुए दूसरी वरीयता के वोटों के आधार पर वह आधिकारिक कांग्रेस उम्मीदवार को हराने में सफल हो गए थे। लेकिन बात बस यही खत्म हो जाती तो सब चंगा था। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर तगड़ा असर हुआ। सिंडिकेट के लिए यह शर्मनाक हार थी। उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष रहे निजलिंगप्पा को हटा दिया गया। कांग्रेस कार्यसमिति की एक बैठक बुलाई गई। इंदिरा को निष्कासित करने का प्रस्ताव रखा गया। इंदिरा पर जो 7 आरोप लगे, उनमें से पहला राष्ट्रपति के चुनाव में अलग कैंडिडेट उतारने का आरोप था। 10 के बजाय 11 के बहुमत से CWC ने इंदिरा गांधी को निकालने का फैसला किया। उन 10 समर्थकों ने इंदिरा गांधी के घर पर अलग से बैठक की। एक बैठक कांग्रेस मुख्यालय में भी हुई और ऐलान किया गया कि वह संसदीय पार्टी की मुखिया बनी रहेंगी। कांग्रेस में 2 फाड़ हो चुकी थी। सिंडिकेट की अगुवाई वाली कांग्रेस को कांग्रेस ओ कहा गया और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 105 सदस्यों में से 440 इंदिरा गांधी की कांग्रेस में चले गए, जिसे कांग्रेस आर कहा गया। बाद में यही कांग्रेस आई बनी। पार्टी और सरकार पर कंट्रोल हासिल करने के बाद इंदिरा गांधी ने समय से पहले आम चुनाव करा लिए और बहुमत से वापस सत्ता में लौट आई। रेड्डी और देसाई को कुछ साल बाद बदला लेने का मौका मिला। 1977 में जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया था। रेड्डी को राष्ट्रपति चुना गया। 1978 में इंदिरा गांधी को सदन के विशेष अधिकार का बार बार उल्लंघन करने और अवमानना के लिए लोकसभा से निकाल दिया गया। इंदिरा गांधी जेल गईं। वह पहली ऐसी सांसद थीं जिन्हें लोकसभा ने जेल भेज दिया था। इंदिरा गांधी देश की इकलौती प्रधानमंत्री रहीं जिन्हें सदन के विशेषाधिकार हनन और अवमानना के लिए जेल भेजा गया हो। लेकिन यह सब तो आपातकाल की कहानी के हिस्से हैं, जिन्हें किसी दूसरे वीडियो में आपको तफसील से सुनाया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे वीवी गिरी निर्दलीय प्रत्याशी रहते हुए देश के महामहिम बने।